हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में दिव्यांग दिवस के अवसर पर दर्जनों की संख्या में दिव्यांगों ने नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का माला पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सदर तहसील में दिव्यांगों को कंबल वितरण भी किया। कंबल पाकर दिव्यांगों ने मोदी और योगी सरकार का धन्यवाद किया। वहीं वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मैंने स्वयं चिट्ठी के माध्यम से दिव्यांगों की पेंशन के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया था। उन्होंने दिव्यांगों की बात सुनते हुए उनकी पेंशन प्रति माह 1000 रुपये कर दी, जिससे सभी ने एक साथ मिलकर स्वागत किया। कंबल वितरण में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोगों को समान रूप से वितरण किया गया। प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगों के लिए हमेशा से कार्य कर रही है और सुविधाएं प्राथमिकता के रूप में दी जा रही हैं। कंबल पाने वाले सद्दाम ने मोदी और योगी सरकार का धन्यवाद किया है और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कंबल से ठंड से हम लोगों को राहत मिलेगी। विधायक का कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम विकलांगों की जो मांग पत्र सौंपा था अभी करीब 1 महीना पहले कि पेंशन की मांग की थी कि ये 500 रुपया था, जिसमें हम लोग चले थे बढ़ोतरी हो जाए 1000 हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग की बात सुना, विधायक जी के माध्यम से हमने भेजा था, वो 1000 हो गया है। और इसी खुशी में हम लोगों ने एक रैली निकाला है कि सरकार ने हम लोग की आवाज़ सुनी है। इसमें बड़ी हम लोगों को उत्साह है, बड़ी खुशी है। और इसके बाद तहसील में जाकर अभी इन लोगों को कंबल दिलाएंगे, यही कार्यक्रम। अभी दिव्यांग दिवस पर इस अयोध्या के दिव्यांगजनों ने हमको एक ज्ञापन दिया था कि हमारी पेंशन जो 300 से 500 पहले की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब उसको 1000 कराया जाए, क्योंकि भरण पोषण में और तमाम समस्याएं रहती हैं दिव्यांगजनों के लिए, तो ये पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। मैंने वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और मैं हृदय से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अनुपूरक बजट में जो अभी पास हुआ है विधानसभा में, उसमें दिव्यांगजनों की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की है। ये बहुत बड़ा काम दिव्यांगजनों के लिए हुआ है। माननीय मोदी जी की सरकार में दिव्यांगजनों का नामकरण, विकलांग नामकरण बदलकर दिव्यांगजन किया गया। 300 से 500 की गई पेंशन और अब 500 से 1000 की गई। ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी की सरकार और योगी जी सरकार वास्तव में सही मायने में जनहितकारी और संवेदनशील सरकार है। समाज के उन सब वर्गों को जो उपेक्षित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, उनको उन सब योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है और इसमें हम लोग लगातार जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। आज ये सब लोग धन्यवाद देने आए थे मुझको कि आपने मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पहुंचाने के लिए, इन्होंने बहुत बड़ा दिव्यांगजनों के लिए कार्य किया है, पेंशन को 1000 रुपये बढ़ाकर। साथ ही आज मैंने कंबल वितरण के शीत लहर में बुलाया, इन लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन लोगों को कंबल देने का काम हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या धाम के रामकोट स्थित बड़ा स्थान दशरथ महल में महाराष्ट्र व पुणे से श्रद्धालु दशरथ महल बड़ा स्थान में गौ सेवा व संत सेवा करने अयोध्या आए और गौदान व संत सेवा में भंडारे का आयोजन किया और अयोध्या में सभी धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन किया। गौ सेवा संत सेवा के लिए अयोध्या के दशरथ महल में भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सुरेश बाघेला ने बताया कि हम लोग महाराष्ट्र व पुणे से आए हैं और हमारे साथ लगभग 90 लोग आए हैं और हम लोग अयोध्या प्रथम बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे पिता अयोध्या कई बार आए और उन्होंने कहा था कि अयोध्या जाना चाहिए। हम लोग रामनगरी आए हैं और धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन किया और बड़ा स्थान दशरथ महल में भंडारे का आयोजन किया। पुणे से आए हैं और यहाँ हम गौदान करने आए थे और भंडारा किया है। कौन कौन लोग आप लोग हम 90 लोग आए हैं। हमारे मामा, मासी, हमारे फैमिली परिवार, ये सब लोग आए हैं। अयोध्या आप आए, कैसा आपको लगा? कहाँ हम अयोध्या तो हमको आना ही था। फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। मेरे पिताजी काफ़ी बार आके गए। उन्होंने
देखा कि अयोध्या सबने आना चाहिए, तो पूरे फैमिली को लेके आए हैं और यहाँ हम स्वामीनारायण मंदिर में रुके हैं और काफ़ी जगह हमने दर्शन किया है अयोध्या में। भंडारा जो करवाए हैं, कितने लोग उसमें सम्मिलित? हमें तो मालूम नहीं, लेकिन शायद 1200 लोग होंगे, ऐसा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे हाँ? यहाँ आकर के? क्या क्या पावन नगरी है और यहाँ आके जो भंडारा का प्रसाद हमने ग्रहण किया है, उसका जो स्वाद है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या नाम आपका? सुरेश वाघेला जो है ना मनीषा कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर है और उनका अच्छा खासा कामकाज है और यहाँ पर उनका आने का मकसद एक ही है कि उनके पिताजी ने जो भावना की थी कि भाई हमें गोदान करना है, तो उनके पिताजी की ये भी भावना थी कि भाई एक अच्छा खासा प्रोग्राम हो जिसमें पूरे परिवार को साथ में लेकर चले, और उनकी भावना को पूर्ण करने वाले ये सुरेश वाघेला और उनकी पत्नी भावना वाघेला, उनके माताजी ये हैं और उनको सब लोगों को आशीर्वाद ये मिलने वाला है कि यहाँ पर उन्होंने निस्वार्थ भाव से सब लोगों को लेकर आए हैं। यहाँ पर कोई भी कॉमर्शियल एटीट्यूड नहीं है और उनकी तरफ से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक वो परिवार जो अगर थोड़ा सा भी कमाता है उसमें से सिर्फ 10% भी अगर हमारे धार्मिक स्थलों के पीछे या ऐसे कार्य के पीछे अगर खर्च करने की सोचेंगे तो ही हमारा हिंदुत्व बचा रहेगा और हमारा हिंदू हमेशा जिंदा रहेगा। इसके लिए हम मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इतने सालों में कोई यूपी में योगी जी और वहाँ पर मोदी जी, उनके सिवाय 70-80 सालों में किसी ने इस नगरी को अच्छा करने के लिए सोचा भी नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि सुरेश वाघेला परिवार का जो ये प्रयत्न था ना, वो बहुत ही बढ़िया था। लोगों के लिए एक उदाहरण है कि ऐसा कार्यक्रम, भले एक छोटी सी बात थी गोदान करना, लेकिन उसको बड़े से पैमाने पर बनाकर उसको लोगों तक पहुंचाने से लोगों तक ये बात पहुंचती है। ये हमें बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा संदेशा अच्छी जगह पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में आयोजित गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन पर कहा कि जो सूचनाएं पिछले 1 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रही हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 550 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। वहीं कहा कि वेंटिलेटर, मेन पावर, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सारी चीज़ें पिछले 1 महीने के अंदर मॉक ड्रिल के जरिए लगातार चेक की जा रही हैं। मरीजों को भर्ती करने की नौबत आती है तो कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहे। यही नहीं, प्रतिदिन 2 लाख लोगों की कोरोना जांच हो रही है। बस स्टैंड पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, सबकी कोरोना जांच कराई जा रही है। 12 से 15 लाख लोग प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो रहे हैं। पिछले कोरोना की लहर में प्रदेश में 2 लाख बेड की व्यवस्था हुई थी। इस समय हम 1,55,000 बेड तैयार कर चुके हैं। जहां वेंटिलेशन की ज़रूरत है वहां लगाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। प्रदेश सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तैयारी सजग है। तीसरी लहर की जो सूचनाएं हम लोग को पिछले 1 महीना से आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, WHO के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, जब से ओमिक्रॉन के केसेस पूरे विश्व में निकलने लगा, तभी से भारत में और उत्तर प्रदेश में हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी वो कर लिया था। और सारे हमारे जो 550 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे जेनरेटिंग प्लांट लगे हुए हैं, उनके साथ उनके वेंटिलेटर, उनके मैन पावर, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले 1 महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार इसका चेकिंग करना, इसका टेस्ट करना, ताकि तीसरे फेज में अगर कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो ये कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। इसके साथ में हम 2 लाख प्रतिदिन का हम टेस्टिंग करते हैं, RT-PCR और RAT, और इसमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेके भीड़ भाड़ इलाका में, गांव में, ठेले वालों का, फुटपाथ पर, हर जगह हम लोग इस तरह का टारगेटेड और फोकस टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ में वैक्सीनेशन भी हमारा 12 से 15 लाख का प्रतिदिन का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिला के हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, पिछली बार के समय में हम लोग लगभग 2 लाख बेड तैयार किए थे पूरे प्रदेश के अंदर। अभी भी हमारे पास 1,55,000 बेड तैयार हैं। कोई भी उस सरकारी अस्पतालों में
जहाँ पर वेंटिलेटर की जरूरत है वहाँ वेंटिलेटर की जरूरत है। ऑक्सीजन हमारे पूरे तैयार हैं, कॉन्सेंट्रेटर तैयार हैं। उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं आधा दर्जन से अधिक समिति के वक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। समिति के लोगों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को भट्टों में निर्मित ईंट पर कर दर 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2022 को पारित किया जाएगा। ईंटों पर 2 प्रकार के अव्यावहारिक एवं अनुचित कर दर वृद्धि प्रस्ताव को वापस लिए जाएं, नहीं तो यह ग्रामीण कुटीर उद्योग कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगा और काम करने वाले करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अभी जो ईंट सस्ती है, जीएसटी लग जाने से वह काफ़ी महंगी हो जाती है, जिससे आम जनमानस को घर बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना भी प्रभावित होगी। प्रदेश के सह मंत्री संजय सावलानी ने कहा कि सरकार इस ग्रामीण कुटीर उद्योग पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। इससे आहत होकर हमारी समिति अयोध्या जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने जा रही है। धरने में समिति के अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे और धरने को कामयाब बनाया। दरअसल गजब की बात तो ये रही कि धरने के दौरान ईंट निर्माता समिति के सभी सदस्य व पदाधिकारी द्वारा कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। न किसी के चेहरे पर मास्क लगा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और कोविड-19 के नियमों को धूर्त बताते हुए ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंप दिया। % से 240% तक बढ़ा दी गई है, जिसके विरोध में उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर जनपद ईंट निर्माता समिति ने 1 दिवसीय धरना आज दिया है। हमारी ये मांग है कि ये जीएसटी की दर वापस ली जाए, हमको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ज्ञापन हम लोग श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से संबोधित ज्ञापन माननीय श्री नरेंद्र मोदी और माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देंगे। हम लोग ये उम्मीद करते हैं ज्ञापन दे कि हम लोग व्यवहारिक रूप से हमको भी अपने मुख्य धारा में ले आएंगे। पहले की धारा हम लोग 1% हमारा कंपोजिशन 1.5 करोड़ के में है, उसी पे ही हमको लेके आए और आईटीसी हमारी 5% जो है उसी पे ही हम लोग को देंगे। हम लोग हमारा जो नेतृत्व मार्गदर्शन देगा, दिशा निर्देश देगा, हम लोग को उनका अनुपालन करके जो मार्गदर्शन के देंगे हम लोग उससे अनुपालन करेंगे। कहेंगे कि अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती, हमको मुख्य धारा में नहीं ले आते हैं, तो हम लोग सरकार को अच्छा खासा जवाब देंगे कि हमको भी हमारे इसमें पूरे जनपद के पूरे भट्टों में हर राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बीएसपी के, सब दल हमारे सदस्य हैं। वो भी अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मानेगी, नहीं मानेगी तो हम संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। संजय सावलानी, सह मंत्री, उत्तर प्रदेश निर्माता समिति। कोरोना काल में 2 साल से ये कुटीर उद्योग बड़े झंझावतों से गुजर रहा है। तमाम असामयिक बारिशों से जो है ईंट भट्ठों में व्यापक क्षति हुई है। अपनी परेशानियों से जूझते हुए ये कुटीर उद्योग किसी तरीके अपना काम चला रहा था। ऐसे में 1% का जो कर दर थी हमारी बढ़ाकर 6% कर दी गई और 5% की जो आईटीसी क्लेम की जो वो थी दर, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 600 गुना की कर की बढ़ोतरी एक तरीके से लगता है कि जैसे इस कुटीर उद्योग को सरकार समाप्त कर देना चाहती है। ऐसी स्थिति में जबकि सहयोग चाहिए, संरक्षण चाहिए सरकार का कुटीर उद्योगों को, और सरकार इस तरीके की कर दरों में इजाफा करके 1 नेशन 1 टैक्स की थ्योरी पर जीएसटी को लागू किया गया। और इस कोरोना में भी जो है जीएसटी का जो राजस्व था पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। किसी भी राज्य को ये हुआ था कि अगर आपका राजस्व गिरेगा तो क्षतिपूर्ति देंगे, और क्षतिपूर्ति देने की स्थिति पूरे देश के अंदर किसी राज्य के उसमें नहीं हुई है और सारे उसमें राजस्व बढ़ता चला जा रहा है।
ऐसी स्थिति में जो है 600% की अगर कर की वृद्धि कर दिया जाएगा किसी भी उद्योग के साथ, तो यह लगता है कि जैसे वह कर के बोझ से उद्योग को दबाकर ख़त्म कर देना चाहती है सरकार। इसी उसमें पूरे देश के अंदर ईंट भट्टा स्वामी आंदोलित है और परेशान है कि किस तरीके से जो है हम अपने उद्योग को बचाएंगे। 1.5 लाख भट्टों में लगभग 3 करोड़ श्रमिक काम पाते हैं। अगर ये उद्योग बंद होता है तो 3 करोड़ श्रमिकों को भी सामने संकट आ जाएगा, जो कोई अयोध्या में व्यापार अधिकार मंच के संयोजक व भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने अयोध्या में चल रही विकास की परियोजनाओं में जनता की राय को समावेशित करने की अपनी मांग की है। उनका कहना है कि विकास की योजनाओं को लेकर व्यापारी वर्ग व प्रशासन के बीच टकराहट की स्थिति है। संगठन शुरू से ही इसके लिए निगरानी समिति बनाने की मांग कर रहा था। यह निगरानी समिति जनता व सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करे, जिससे आपसी संवाद स्थापित होने से जन आंदोलन की स्थिति न बने और कार्य विकास अवरुद्ध न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की है, इसलिए विकास योजनाओं में सबका प्रयास सम्मिलित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राम मंदिर आंदोलन से शुरू से ही अयोध्या के व्यापारी वर्ग जुड़े हैं, परंतु वर्तमान में यह व्यापारी खुद को फुटबॉल की तरह महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों के आगे गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं। चौड़ीकरण को लेकर इनका व्यापार प्रभावित है तथा भय का माहौल है। जनता से आपसी चर्चा व संवाद के बाद इसमें काफ़ी बेहतर स्थिति भी निकल कर आ सकती है। सही जगह पर पार्किंग व्यवस्था, फ्लाईओवर का निर्माण और कई जगह व्यवस्थाएं हैं जो जन चर्चा व संवाद के बाद सामने आएंगी। इसके साथ में उजाड़ने के साथ बसाने की भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जिले में गोसाईगंज में स्थित विधायक की वजह से बाईपास बन गया और वहां के बाजार बच गए, परंतु कुमारगंज और इससे जुड़े बाजारों से 4 लाइन गुजरी और इससे बाजार का अस्तित्व संकट में आ गया। कुछ इसी तरह की व्यवस्थाएं वहां भी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में वेडिंग जोन को लेकर संघर्ष किया गया था। जिनको उजाड़ा गया उनको बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इससे उजड़ने वाले किसी की नौकरी करने को मजबूर हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को झटका लगना स्वाभाविक है। नगर निगम ने भी अभी तक कोई वेडिंग जोन की व्यवस्था नहीं की। बंधा बनाने के बाद डूबा क्षेत्र क्या मतलब है? विकास प्राधिकरण की योजना को जनता समझे व गलत होने पर आपत्ति लगाए, अन्यथा इसकी भी स्थिति नगर निगम के टैक्स की तरह हो जाएगी, जिसमें जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जमीन खरीदने को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अथवा आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप वह लोग लगा रहे हैं जिनकी सरकारों में जमीनों पर कब्जा व गुंडागर्दी व अपहरण की घटना आम थी। जब राम जन्मभूमि का फैसला आया और ट्रस्ट का निर्माण हुआ, उसी समय हम लोगों ने मांग की थी कि फैजाबाद का जो विकास होना है, अयोध्या का जनपद का जो विकास होना है, क्योंकि भव्य राम मंदिर और दिव्य राम मंदिर की बनाया जा रहा है केंद्र सरकार और जनता के द्वारा, तो एक निगरानी समिति की हम लोगों ने मांग की थी कि जिससे कि लोगों की समस्या को सामना न करना पड़े और समुचित विकास इस क्षेत्र का हो, और विकास के जरिए से कहीं कुछ लोग अपनी जो योजना उसको न प्रभावित करने पावे और जनता के हित को कहीं दिक्कत ना होने पावे, उसका भी निगरानी समिति ध्यान रखे। वो आज ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि देखिए राम जन्मभूमि, राम मंदिर, श्री राम मंदिर का बनना और जिस तरीके से समाज में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो आस्था पे एक कुठाराघात करने वाली भी है। जांच हो ना हो, दोषी हो ना दोषी हो, वो अलग विषय है, लेकिन एक सही ढंग से कार्य होना चाहिए कि जिससे कि लोगों की जो आस्था जुड़ी है भगवान के साथ में, 600 साल लगा जिसमें लोगों ने शहादत दी, लड़ाई लड़ी। हमें आपको, चाहे हम हो, यहाँ का आम नागरिक हो, जनता हो,
या अधिकारी कर्मचारी हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, सबको ये अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की आस्था के साथ में खिलवाड़ ना होने पावे उनके कृत्यों के द्वारा। आज हम लोग बैठे हुए हैं कि सभी से, अपने व्यापारियों से, आम जनता से भी अपील करेंगे। आने वाले समय में श्रद्धालु भी बढ़ेंगे, भक्ति भी बढ़ेगी, आने जाने वाले लोग भी बढ़ेंगे। उनका ध्यान रखें, अपने आचरण में सुधार करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें कि जिससे कि यहाँ पे आने वाले लोगों को कोई दिक्कत हो और यहाँ का भगवान का नाम जो है कहीं जो प्रभावित हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी योजनाएं चल रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ की आम जनता ने सेक्रीफाइस किया है। यहाँ के व्यापारियों ने पिछले 30 साल से जो है लगातार अपने जो है व्यापार को प्रभावित किया, अपने जनजीवन को प्रभावित किया। और आज नतीजा क्या निकल रहा है? आज नतीजा ये निकल रहा है कि पूरे जनपद के, आपने देखा होगा उदाहरणतः जो है कुमारगंज में जिस तरीके से व्यापारियों को उनके नेस्तनाबूद किए गए, व्यापार को जो है पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया और 3-4 महीने से लगातार उनको केवल व्यापार को सही करने में लग रहा है। संगठन के आंदोलन या आपत्ति के बाद वो चीज़ें पूरे उस क्षेत्र में रुकी। लेकिन फैजाबाद नगर की जिस तरीके से महानगर योजना जो है अभी 31 की लागू होने वाली है और जो योजना जन्मभूमि क्षेत्र की जो बन रही है, लगातार क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि व्यापारी विरोध करें? भाई इतनी बड़ी चीज़ें बन रही हैं, भगवान की चीज़ें बन रही, भगवान का मंदिर बन रहा है, तो सब खुशहाल रहें, सुख शांति से रहें, बिना आंदोलनों के उनको समुचित व्यवस्था मिले, समुचित उनका विकास किया जाए। अगर हटाने की स्थिति है तो उनको पहले बसाया जाए। ये हम लोगों की मांग है और लगातार हो रही है, लेकिन इसकी अनदेखी हो रही है। कोई व्यापारी समाज को और वहाँ के क्षेत्र के रहने वाले निवासियों को ढोलक समझ के लोग लात मारने का काम कर रहे हैं, गेंद समझ के खेलने का काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।